नीचे के कार्यकर्ता हैं और हम सब जो कार्यकर्ता हम सभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं कि वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। शायद इसलिए वो मेरे लिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मैं। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। रायगढ़ की विकास की बात आए और पूनम दिवेश सोलंकी का नाम ना आए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। आज हमारे साथ मैम है, इनसे बहुत सारा बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रही है नगर निगम में, रायगढ़ नगर निगम में, और अभी लेटेस्ट में जो इलेक्शन हुए हैं एमएलए के, विधानसभा में, और उसमें इनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, क्योंकि मैं अब काफ़ी नाम ज़्यादा तो मेरा नहीं हूँ आपसे, और न्यूज़ में, आर्टिकल में, फेसबुक वगैरह में बहुत ज़्यादा आपका भर भर के पोस्ट आता है। लोग मतलब विरोधी भी आपको सैल्यूट करते हैं। तो कैसे मतलब इतना इंटरेस्ट के साथ अपना कैसे मतलब राजनीतिक कैरियर कैसे आप चला रही हैं? आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं पूरा शुरू करती हूँ। 2004 से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार पार्षद चुनाव हुआ था, वार्ड नंबर तब 17 था और भाजपा को वहाँ प्रत्याशी का चयन करना था। और उस समय मैं जस्ट मेरे मदर का देहांत हुआ था, तो मैं भी अवसाद में थी, तो कहीं मेरे को इंगेज भी होना था। और एक मेरे को शायद गॉड गिफ्टेड है कि एक अच्छी सोच के साथ मैं चलती हूँ और वही मेरे व्यवहार में भी आता है। तो भाजपा ने मुझे प्रत्याशी बनाया और 2004 में हम वहाँ से पार्षद चुने गए और काफ़ी अच्छे मतों से हम विजयी रहे। उसके बाद सामान्य हुआ और मेरे पति भी सक्रिय राजनीति में रहे, तो लगातार फिर वो 2 बार वो पार्षद रहे। तो इस तरीके से हम 3 बार पार्षद रहे। और चौथी बार जब फिर महिला हुआ तो मैं फिर चुनाव लड़ी 2019 में और मैं फिर पार्षद हुई। तो इस हिसाब से हम 4 बार पार्षद लगातार हस्बैंड वाइफ मिलके हुए। उस दौरान हम विपक्ष में आ चुके थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी और मैं पहली, आपको बताना चाहूँगी, मैं पहली महिला बिना आरक्षित नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुनी गई। और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा चयन किया और इस प्रकार से मैं अपनी राजनीति करते आ रही थी। और हाँ, विधानसभा चुनाव में मेरी भूमिका, जैसे कि मेरे को हमेशा जो भी कार्य दिया जाता है उसमें मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। ये शुरू से मेरा नेचर रहा है। प्रत्याशी के रूप में भी मेरा नाम चल रहा था, काफ़ी दिनों तक चला और इसके लिए मैं रायगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरे विपक्षी भाई जैसे कांग्रेस के हैं, वो भी मेरा पूरा सम्मान देते हैं और शायद मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ या जितना भी धन्यवाद दूँ कम है, कि मुझे भी वो अपने में से ही एक मानते हैं और इस प्रकार से मैं कार्य करते आ रही थी। इस बार टिकट ओपी भैया को मिला और चूँकि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं संगठन का जो भी निर्देश रहता है एक कार्यकर्ता के रूप में निभाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ये दायित्व दिया गया कि मेरे को ग्रामीण क्षेत्र को संभालना है, तो मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश की हूँ और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि मैं सफल हुई हूँ। जैसे अभी आप चुनाव हो गए हैं, अब सब अपने अपने काम में जो भी जिम्मेदारी मिली बखूबी निभा रहे हैं, शुरुआत हो चुका है, तो आपके मन में ऐसा कभी आया कि इतने आप ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर आप जा रहे हो, लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हो और बीजेपी के लिए अब वोट मांग रहे हो, तो अगले 5 साल बाद या कुछ समय बाद आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिली, आपको भी टिकट मिलेगा किसी विधानसभा से, ऐसे आगे का आप सोच रहे हो? हर कोई सोचता है कि अगर हम ईमानदारी से, तो हम लाइट में आते हैं, संगठन हमको देखता है, ऊपर के लोग देखते हैं। मैं भी कोई अपने को महान बोलने की गलती नहीं करूँगी कि हाँ मैंने कार्य किया है, लेकिन मैं हमेशा कार्य करने के बदले प्रतिफल की उम्मीद नहीं करती हूँ। आप लोग मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, इतना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि टिकट नहीं मिलने के बाद भी मुझे प्रत्याशी के रूप में देखना और मुझे कॉम्प्लीमेंट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा है अचीवमेंट। और मैं खुश हूँ उससे कि मेरी छोटी सी कोशिश अगर एमएलए रायगढ़ चुनने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है, लोग कहते हैं ऐसा, तो बहुत है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक चीज़ है, जैसे भी कुछ समय पहले रायगढ़ में डेंगू का कहर था, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी लोगों की, काफ़ी मतलब डेथ भी हो रही थी। जी जी जी। लेकिन आप जैसे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में हैं, जी जी जी, बीजेपी, तो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, जैसे रायगढ़ कहीं भी हो तो नगर निगम के पीछे थोड़ा सा मेरे को राजनीति की जानकारी कम है,
तो वहीं पर ही रह के हमको सब कुछ काम करना, इसके अलावा हम आपका जैसे वर्चस्व से आप अगर किसी से कहेंगे तो जरूर एक बार सोचेंगे। तो जैसे हमारे रायगढ़ में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हैवी व्हीकल गुजरती हैं, दिन में भी रात में भी, और बहुत सारे एक्सीडेंट भी अक्सर सुनने को आते हैं, और एक्सीडेंट इतने सीवियर होते हैं कि इंसान बचता ही नहीं है। जैसे उड़दना जाते समय डूंगरापुर चौक से और ये कबीर चौक, तो आप लोग कभी ऐसे कुछ एक्शन लें या कुछ सरकार से बोलें कुछ ऐसा? नहीं, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि 5 साल पूर्व ही घोषणा हो चुकी थी जब हमारी सरकार थी कि रिंग रोड का निर्माण होगा। दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन हो गया और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो मैं बताना चाहूंगी कि रिंग रोड में उन्होंने 1 इंच भी कार्य नहीं किया। अगर इनकी मंशा होती रायगढ़ के विकास को लेकर और इन दुर्घटनाओं से रायगढ़ की जनता को बचाने के लिए, तो चाहे वो किसी भी कार्यकाल में सैंक्शन हुआ हो, उन्हें ये कार्य करना था। 5 साल भी उन्होंने जो थोड़े बहुत जो भी कार्य किए थे वो भी हमारे समय के सैंक्शन हुए थे। इन्होंने बस उसमें नारियल फोड़ के अपनी वाहवाही लेने का कार्य किया था। क्योंकि अब फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है और रायगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास दिलाया है, तो हम लोग लगातार ये मांग करते आ रहे थे रिंग रोड की। रिंग रोड में क्या होगा, जो भी हैवी व्हीकल्स हैं वो रायगढ़ के बाहर से निकल जाएंगे, जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे काफ़ी हद तक हमको बचा जा सकता है। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो रिंग रोड का निर्माण बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता से होगा। आप थोड़ा अपने, मैं भी एक इंटरव्यू में देख रहा था कि आप बता रहे थे 99 में आपका प्रेम विवाह हुआ है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। कैसे मतलब आप कॉलेज में पढ़ाई वगैरह, थोड़ा इसके बारे में, फिर कैसे परिवार वालों ने मिलाया, थोड़ा सा अगर संक्षेप में अगर बताएं। ये तो एक पर्सनल हो गया। हाँ ठीक है, मैं 99 में मेरा विजातीय विवाह बोल सकते हैं, प्रेम विवाह हुआ। लिखा था मेरे में लिखना और एक अच्छा साथी मिलना उस समय था, हमारे में था कि हमें मिलना है, शादी होना है। तो बस 1999 में नवंबर में 6 नवंबर को हमारा विवाह हुआ। और उसके बाद मेरी 2 बहुत ही प्यारी प्यारी बेटियां हुई हैं जिनको मैं लक्ष्मी के रूप में मानती हूँ। और ठीक है, जब से हम ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ ये है कि दोनों परिवार ने हमें सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैं अघरिया पटेल हूँ और दिवेश जो मेरे हस्बैंड हैं वो गुजराती हैं, तो अदर कास्ट हैं, लेकिन दोनों मैंने अपने को पूरा गुजराती उसमें ढाल लिया है। लेकिन मैं अपना जो अघरिया जो कल्चर है उसे भी अपना के चली हूँ, तो मैं दोनों में बैलेंस बना। राजनीति में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आपके हस्बैंड ही हैं कि और भी किन्हीं को देखकर लगता है कि नहीं इनके जैसे राजनीति करनी चाहिए, साफ सुथरी? अगर राजनीति में बोले तो प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं देखूंगी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी हैं। वैसी नेत्री अगर मैं थोड़ी अंश मात्र भी हो गई उनके जैसे, अगर मैं उद्बोधन देना शुरू कर लिया और सामने वाले को प्रत्युत्तर मतलब एक अच्छा जवाब देना सीख भी गई, तो मैं अपने को धन्य मान लूँगी। मेरे हस्बैंड को इसलिए नहीं बोल पाऊँगी प्रेरणा स्रोत, क्योंकि ये उस समय राजनीति में नहीं थे। हाँ ये है कि उनसे मैंने ये सीखा कि कार्य को कैसे कर्मठता से करना है, तो वो मैं उनसे सीखी। मैं हर किसी से सीखती हूँ, मैं अपने बेटियों से सीखती हूँ, मैं अपने विपक्षियों से सीखती हूँ, मैं अपनी मम्मी से सीखते आ रही हूँ। तो मेरी मदर का ये था कि भीड़ में कभी शामिल मत होना, अपनी आइडेंटिटी बना के चलना, तो मैं वही करते आ रही हूँ। और लीडरशिप की क्वालिटी मेरी बचपन से रही है, तो एक रहता है ना नेतृत्व करने की क्षमता, तो वो क्वालिटी थी, तो शायद मैं इसमें आ गई और अभी वही कर रही हूँ। लेकिन मैं नेता होने से पहले भी बता दूँ कि मैं एक फोक डांसर हूँ। अच्छा। मैं 4 बार चक्रधर समारोह कर चुकी हूँ। एक बार ऑल इंडिया लेवल में सेमी क्लासिकल में कच्छ गुर्जर समाज से मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। मैं कुछ भी नहीं सीखी हूँ। आशीर्वाद के रूप में गुजराती समाज ने मुझे 3 बार कल्चरल सेक्रेटरी भी बनाया है। आज भी मुझे गरबा क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा पैशन है डांस, और मुझे सुकून मिलता है वहाँ पे, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और हेमा मालिनी जी को जब मैं देखती हूँ, इतनी बेहतरीन नृत्यांगना है, उसके बाद भी वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो मेरा फोक डांसर होना कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि कई बार लोग ट्रोल करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों के लिए खुशी की बात है। हाँ जी, मैं वो सक्रिय हूँ, आज भी करती हूँ। 45 ईयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मेरा अनवरत ये जारी है। और रायगढ़ में जैसे बहुत जगह एक सवाल, जैसे अभी मैं एक्सीडेंट वाला पूछा, तो रायगढ़ में स्टेशन के आसपास जी जैसे भी सरकार बीजेपी की सरकार आ गई है और देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो बहुत तेज़ी से मतलब ऑडिट निरीक्षण चारों तरफ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो क्या इसकी भी एक बारी आएगी कि जो आसपास लोग शराब पीते हैं और अंधेरों में और
गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन पे रायगढ़ में रोकथाम लगेगी? सब चीज़ में पूरी तरह से हम रायगढ़ को कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक विकास हो। जो लोगों ने हमें हमारे पर उम्मीद जताई है, विश्वास जताया है, उसमें हम अगर खरे नहीं उतरेंगे तो वापस हम उनसे कैसे फेस कर पाएंगे। तो पूरी कोशिश हमारे विधायक महोदय भी कर रहे हैं, और चूंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो भी समस्या होगी उससे उन्हें अवगत कराएंगे, और मुझे विश्वास है कि वो पूर्ण रूप से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय विधायक के रूप में जाने वाले हैं। ये ऐसा हम सभी को उम्मीद है। जैसे एक चीज़ और है, पता नहीं मेरे को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, जैसे कुछ साल पहले यहाँ पर जो विधायक थे इसके पहले उनके फैमिली में ऐसा था कि लोग बोलते थे कि ये बहुत इंटीरियर में बहुत जनसंपर्क किए हैं, उसकी वजह से उनका फल उनको मिला है आज। तो अभी भी देखा जब ये वाले इलेक्शन में बहुत इंटीरियर में, बहुत गाँव में, छोटे छोटे गाँव में बहुत जनसंपर्क किया गया है। ऐसा है क्या? लोगों के मतलब दिलों को जीता गया है? देखिए, पहली बात तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन कर लिया तो मैं भी यही कहूँगी कि शायद मुझे भी ये जवाब नहीं देना था, लेकिन मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा 2 गुटों में बंट गई थी। 2 गुटों में बंट गई थी तो भाजपा का वोट कन्वर्ट हो गया था 2 भागों में। तो बोलते हैं ना कि उनको थाली में परोस के विधायकी मिल गई थी। सही बात है। उस समय कांग्रेस जीती नहीं थी, भाजपा हारी थी। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि इंटीरियर में उन्हें कोई बहुत अच्छा था तो उनको विधायकी मिल गई। मैंने कहा ना, भाजपा 2 गुटों में बढ़ गई थी, इसलिए कांग्रेस को विधायकी थाली में परोसे ही मिली थी। तो इस बार जनता ने उन्हें बता दिया। लास्ट टाइम जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें एक चीज़ था कि उनके मैनिफेस्टो में कि शराब पूरा बंद कर देंगे पूरी तरह से। जी जी। जो हुआ नहीं, आखिरी दम तक बोलते रहेगा लेकिन हुआ नहीं। और क्या अब उसके वो जो ये स्टेटमेंट है इसको बीजेपी पूरा करेगी? देखिए, घोषणा पत्र में उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े वादे किए थे, और प्रदेश की जनता, भोली भाली जनता उन्हीं वादों में भ्रमित हो गई थी। उन्होंने गंगा जल छू के, हमारी आराध्य है, उनको छू के कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। और शराबबंदी तो छोड़िए, घर घर इन्होंने शराब बंटवाया था। तो जनता और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उनके में गुस्सा था कि इन्होंने शराबबंदी का नाम पे हमसे वोट लिया था और शराबबंदी तो इन्होंने करवाई नहीं। आवास को भी वही था, प्रधानमंत्री आवास उन्होंने रोक लगा दी थी, जिससे उनको जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे। घोषणा पत्र में तो उनके कितने वादे उन्होंने पूरे नहीं किए थे, सब झूठे ही थे। लेकिन ये हमको क्या हुआ, एफर्ट यही लगाना पड़ा कि उनको बताना पड़ा जनता को कि देखिए आपके साथ कैसे छल हुआ है, और जनता ये समझ गई। इसीलिए इस बार हम इस विशाल मतांतर से, ये मतलब वोट से हम जीते हैं। तो क्या बीजेपी इस बारे में सोचेगी? बीजेपी, देखिए, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादे किए थे, जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे वादे उन्होंने कर लिए थे। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उन्होंने वैसे ही वादे किए हैं जो वो पूरा कर सकती है, और निश्चित रूप से सभी वादों को बीजेपी पूरा करेगी। और उम्मीद करती हूँ कि जनता हमारे इस घोषणा को बहुत ही अच्छे से ली है हाथों हाथ, तभी इस बार हमें ये विजय हासिल हुई है। आने वाले 5 सालों में आप रायगढ़ को कहाँ पर देखते हो? क्योंकि स्पेशली रायगढ़ के लिए भी एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो सरकार करती है तो है ही है, रायगढ़ के लिए भी हुआ है। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल देखें तो रायगढ़ 10 साल लगभग पीछे जा चुका था। तो हमको तो पहले वो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बाद उसको आगे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो डैमेज कंट्रोल के बाद उसमें आगे इम्प्रूव करने के लिए भाजपा को मशक्कत करनी पड़ेगी। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोदी जी का सपना था कि सबके घर में अमृत मिशन का स्वच्छ नदी का पानी पहुंचना था। इस नेता प्रतिपक्ष कार्यकाल में मैंने कोरोना काल भी देखा है, जब काफ़ी महामारी का सामना करना पड़ा, मृत्यु दर में भी हम बहुत हाईएस्ट उसमें थे। तो उस समय रायगढ़ की सड़कें सूनी थी, उस समय ये अमृत मिशन का कार्य नहीं कर पाए। इनको जो 14,000 कनेक्शन से रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में पानी मिल जाता था, 30,000 कनेक्शन बांट देने के बाद भी अभी भी 8 से 10,000 घर ऐसे हैं जहां तक अमृत मिशन का पानी नहीं पहुंचा है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी उदासीनता, मैनेजमेंट की कमी, पार्षदों से को विश्वास में नहीं लेना और अपनी मनमानी करना। क्योंकि केंद्र की योजना है तो उसको विकृत रूप देना इनकी आदत में रही है, और इसी चक्कर में इन्होंने सारी सड़कों को खोद डाला, जिसके चलते दुर्घटनाएं
धूल पूरा प्रदूषित हो रहा था अलग, और लोगों को समस्या हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश में लोगों को टैंकर लगा, पानी नहीं मिला, मुश्किल से बमुश्किल 20 मिनट पानी मिलता था। तो ऐसा तो ये नगर निगम था कि अमृत मिशन इतनी अच्छी योजना का ये विकृत रूप ले आए। STSC प्लांट उसको भी देखिए तो क्या हाल कर दिया उन्होंने। उसमें ये था कि नालियों से जो पानी आता है उसको फिल्टर करके उसको वापस नदी में मिलाना था। अभी भी 8 से 10 ऐसे नालियों से जगह से पानी आता है जो डायरेक्ट गंदा का गंदा नदी में मिल जा रहा है। तो फिर उसका तो योजना को कोई लाभ ही नहीं उठा पाए। एक तो बहुत दिन लगाया इन्होंने, आनन फानन से मुख्यमंत्री जी से इनका लोकार्पण करना था, तो आधी अधूरी योजना को इन्होंने लोकार्पण कर दिया। गोठान की बात करेंगे तो शहरी गोठान को नगर निगम क्षेत्र से बाहर 10 किलोमीटर दूर कर दिया, वो भी वन विभाग में कर दिया। लोग यहाँ से जो गायों को जो सेवा कर सकते थे, अब 10 किलोमीटर कौन जाएगा सेवा करने के लिए। वहाँ जो गाय हैं वो मर रही थी, उनकी हालत देखे तो पिंजर हो गई थी। हमारे गौ सेवक गए तो वहाँ गड्ढे खुदे हुए थे, तो बोले भाई गड्ढे क्यों खोदे हुए हो, तो बोले गाय मरेगी तो उसमें दफनाएंगे। तब हमारे गौ सेवक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई अगर बीमार होता है तो क्या तुम उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करते हो कि अस्थि की व्यवस्था करते हो। तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। रातों रात हमारी कितनी गौ माताओं को ये गायब कर रहे थे वहाँ। मतलब हम लोग अगर देखें तो हम लोग परेशान हो गए थे कि हम किस क्षेत्र में ध्यान दें, नगर निगम क्षेत्र में ध्यान दें कि ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान दें कि किधर ध्यान दें, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार है। अव्यवस्था का आलम इतना भयंकर था कि या तो हम ये करें या तो ये करें, क्योंकि विपक्ष को विपक्ष की भूमिका अदा करने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि नगर निगम के अंदर स्वयं सभापति महोदय और महापौर जी का नहीं बनता था, तो अखाड़ा बन के रखा हुआ था। तो विकास के नाम पे तो शून्य रह गए, क्योंकि उनके बीच में ही सामंजस्य नहीं बैठता था। विपक्ष की भूमिका वही अदा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। आपको मैं बता दूं 6-6, 7-7 महीना तक हमारी बैठक नहीं होती, परिषद नहीं होती, तो पार्षद जाए कहाँ अपनी समस्या को लेकर, तो परिषद नहीं होती है। मैं तो पहली बार ऐसा नगर निगम सरकार देखी हूँ जो बैठक ही नहीं करवाती है। नगर निगम में एकजुटता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर छोटा सा रायगढ़ है, 6-7 किलोमीटर में पूरा पॉपुलेशन बसा हुआ है, और अगर एकजुटता पक्ष विपक्ष अगर थोड़े विकास के हिसाब से चले कि विकास करना है और थोड़े समय के लिए भी एकजुट हो जाए तो काफी फर्क आ सकता है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि विपक्ष ने बकायदा सहयोग किया। कांग्रेस के विकास कार्यों में हमेशा भारतीय जनता का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है, चाहे वो कोई भी सरकार करे। मैंने यहाँ पे बात कही कि कांग्रेस में ही आपस में सामंजस्य नहीं था। अगर ये कार्य करना है तो दूसरा गुट बोलेगा नहीं ये कार्य करना है, तो उनके बीच में ही सामंजस्य नहीं हो रहा था। विपक्ष हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, लेकिन ये आपस में ही एकजुटता नहीं ला सके। तो ये उनके बीच ही वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसका खामियाजा रायगढ़ विकास को हुआ, रायगढ़ को हुआ। इसीलिए हम 10 साल पीछे हो चुके हैं। क्या सेवा करने के लिए सत्ता का जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा करने के लिए सत्ता में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कई जगह होती भी है, क्योंकि अगर हमारे पास राइट्स हैं, पावर रहेगा तो हम वो कार्य आसानी से कर पाएंगे। हमें ज़मीन में उतर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे साथ रहेगा। तो कोई भी कार्य को सैंक्शन कराने में और उसको विधिवत रूप से पूरा करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक सत्ता की आवश्यकता है। अदरवाइज विपक्ष में रह के भी हम कार्य कर सकते हैं और करते ही आ रहे थे पिछले 5 साल से। लेकिन सत्ता, हाँ मैं बोलना चाहूँगी कि एक सुविधा रहती है। अभी 2-3 महीने बाद फिर से चुनाव चालू हो रहे हैं जी, तो उसके लिए क्या तैयारी है लोकसभा यहाँ के लिए? हम आश्वस्त हैं, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए हैं, लोकसभा चुनाव में भी हमें उम्मीद है कि जनता हमें अपना भरपूर आशीर्वाद वोट भर भर के देगी। और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव है, तो ये साल वैसे ही चुनाव में ही जाने वाला है। आप फिर से पार्षद बनेंगे इस बार? आशीर्वाद रहा मेरे वार्ड वासियों का, चूँकि मेरा जो वार्ड है वो एक परिवार जैसा है, तो मैं निश्चित रूप से फिर से बनूंगी। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आपके विरोधी भी जो होते हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, जो विरोधी भी होते हैं बोल नहीं पाते, मतलब वो चाहे भी लिखना या बोलना तो नहीं होता, अंदर से नहीं आता, ऐसा क्या है? इतना सकारात्मकता पॉजिटिविटी से भरे हो आप इसलिए, क्या फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद है? मैं विरोधियों को धन्यवाद दूंगी कि वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। शायद इसलिए वो मेरे लिए नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैं झूठी राजनीति नहीं करती। जो मेरे मन में होता है मैं बिल्कुल सामने में जाके बोल देती हूँ और वहीं ख़त्म कर देती हूँ अपनी बात।
तो शायद इसलिए वो मेरे को अपना आशीर्वाद देता है। रायगढ़ में कोई एक ऐसा नाम अगर बता सके कि दो जो लगता है कि संगठन को बहुत, अगर ये जिस तरह से एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, संगठन को और मजबूत कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं? एक नाम नहीं, ऐसे बहुत से नाम हैं। फिर भी अगर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, और हम सब जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं किसी एक का नाम